हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया। तो आज हम लोगों का क्या है, आज डे शायद 23 होगा ना, कल 22 हो गया था। और हम लोग क्या कर रहे हैं, PYQ। अभी चल रहा है पॉलिटी, इसके बाद चलेगा इकनॉमी या ज्योग्राफी, शायद देख लेना एक बारी, है ना। और आज डे 23 है। पिछले जुडिशरी ख़त्म हो चुका है, एग्जीक्यूटिव ख़त्म हो चुका है। आज है 20 सितंबर, दिन सैटरडे। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर चालू होने वाले हैं। इसको 4 दिनों में डिवाइड किया है, 50-50 क्वेश्चन। लेकिन आज जो है ये बोला था कि भाई इसको हम इसी में शिफ्ट कर देंगे, मतलब कि 4 दिन में ख़त्म करेंगे, मतलब कि इसमें आज हम लोग 55-56 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से इधर सब पूरा कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से। 2023 का UPSC CSE का हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है। विद द रेफरेंस टू द फाइनेंशियल बिल, मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, शायद हम इसका पूरा का पूरा एक लगा करके रखे होंगे, जो कि अभी नहीं समझेंगे। हाँ ठीक है, अभी नहीं समझेंगे पूरा, वहाँ पर जा करके डिटेल में, लेकिन ये तुम ऐसे ही कर सकते हो थोड़ा सा। व्हेन द लोकसभा ट्रांजिस्ट द फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल। कह रहा है कि जब लोकसभा मनी बिल को कहाँ भेज देता है, राज्यसभा भेजता है, तो राज्यसभा उसे अमेंड और रिजेक्ट नहीं कर सकता है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि वो कौन सा है, मनी बिल है। और मनी बिल में क्या बोल रहा है कि भाई लोकसभा ट्रांजिस्ट फाइनेंस बिल अगर मनी बिल के जैसा काम करेगा ना, ठीक है। फाइनेंस पूरा क्लियर नहीं किया ना भी, यहाँ फाइनेंस बिल 1 है कि 2 है, तो फाइनेंस बिल को हम मनी बिल भी समझ सकते हैं, है कि नहीं। फाइनेंस बिल मनी बिल समझ सकते हैं। और मनी बिल के टाइम में जब मनी बिल होता है, तो मनी बिल में राज्यसभा जो होता है ना ही रिजेक्ट कर सकता है और ना ही अमेंड कर सकता है, ये बात हम लोगों को पता है कि नहीं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इट कैन बोल रहा है, मतलब कर सकता है, रिजेक्ट और अमेंड नहीं, ये उसके बस की बात नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, हाउ मेनी करेक्ट पूछा है, ध्यान से रहे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, व्हेन द लोकसभा ट्रांजिस्ट मनी बिल, ठीक है, इसमें एक्सप्लिसिटली बोल दिया मनी बिल टू द राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन। देखो ना, इसी का काउंटर बढ़िया बोल दिया ना, सिर्फ यहाँ मनी बिल नहीं फाइनेंस बिल लिख दिया है, ठीक है। लेकिन क्या है, इस क्वेश्चन में शायद कहीं कहीं लोचा है। यूपीएससी का आंसर में देखोगे तो कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। यूपीएससी क्या समझा है फाइनेंस बिल को, क्या समझा, वो थोड़ा सा इशू है, तो कहीं कहीं वेरिएशन मिल सकता है इसके आंसर कोड में, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो चलेगा वो यहाँ देखते हैं। तो लोकसभा जब व्हेन द लोकसभा ट्रांजिस्ट मनी बिल टू द राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट ओनली कैन रिकमेंड इट। बिल्कुल, ये सिर्फ रिकमेंड ही कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है राज्यसभा, ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं। हम लोग इसमें रिजेक्ट, उसमें अमेंड वो नहीं कर सकता यार, उसके बस की बात नहीं है, उसके पावर नहीं है वो, ठीक है। ओके, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, ठीक है, बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, देर इज़ अ नो ज्वाइंट सीटिंग फॉर अ मनी बिल, बट ज्वाइंट सीटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल। अब फिर से यहाँ फाइनेंस बिल 1 नहीं बोला, 2 नहीं बोला, किसको बोलोगे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हम लोग तो कभी पढ़े नहीं है, ज्वाइंट सीटिंग तो कभी हो ही नहीं सकता ना, मनी बिल के लिए तो एक्सप्लिसिटली लिखा है, नहीं हो सकता है, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग फॉर मनी बिल एज वेल एज द फाइनेंस बिल, ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत है, ठीक है। तो ओनली 1 ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। अब कहीं कहीं हो सकता है वेरिएशन, कहीं इसका ऑप्शन ओनली टू भी दिख सकता है, तो इसके लिए हम पहले ही बोल दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। एक्सक्लूसिव कह रहा है, एक्सक्लूसिव मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वो पावर लोकसभा के पास ही होना चाहिए और कहीं नहीं, राज्यसभा के पास बिल्कुल भी नहीं। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये तो क्या कहता है, रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास ही नहीं, राज्यसभा के पास भी है भाई, ठीक है। दोनों में से कोई भी कहीं से भी हम लोग कर सकते हैं, अगर इमरजेंसी प्रोक्लेमेंस कर रहे हैं तो दोनों हाउस से भी अप्रूव किया जा सकता है कि नहीं। ये तो बात गलत है, ये एक्सक्लूसिव तो लोकसभा के लिए नहीं है, तो गलत हो गया, हटा दो, ठीक है।
ओके, द पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भाई नो कॉन्फिडेंस हम लोग कल भी देखे थे, पीछे भी देख रहे थे, आ रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, लोकसभा से। क्योंकि भाई वहाँ अगर देखो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए, किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, लोकसभा के लिए, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल है, तो मेजोरिटी उसको वहाँ बना करके रखना होता है ना। अगर मेजोरिटी लूज़ किए, लगा अपोजिशन को कि भाई अब तुम मेजोरिटी होल्ड नहीं कर रहे हो, नो कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारी सरकार गिरा देगा, है कि नहीं। तो ये बात तो सही है, टू सही है। पूछा ही क्या है, करेक्ट आंसर। ओके, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई इम्पीचमेंट के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एकदम बोल रहा है सिर्फ लोकसभा का ही ये है एक्सक्लूसिव पावर, नहीं। आर्टिकल 61 में हम लोग को बताया है ना इम्पीचमेंट के लिए। और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट में ग्राउंड क्या देता है कि वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि नहीं। तो ये जो है वो दोनों ही हाउस से इनिशिएट हो सकता है, या तो लोकसभा से कर लो या तो राज्यसभा से कर लो, है कि नहीं। पास्ट कैसा होना चाहिए, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से पास्ट होना चाहिए, दोनों ही हाउस से एक्सक्लूसिवली, है कि नहीं। तो ये पूरी तरीके से कहें एक्सक्लूसिव लोकसभा के है पावर, नहीं। तो तीसरा भी गलत। क्या बच रहा है मेरे पास, ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद द रेफरेंस टू द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिप्यूटी स्पीकर, ठीक है। एज पर द रूल्स of procedure and the conduct of the business in the Lok Sabha, the election of the deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix। बिल्कुल, जिस दिन स्पीकर तय करते हैं उसी दिन डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो सकता है, ठीक है, ये बात सही है। देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, मैंडेटरी मतलब कि एकदम नॉट, एकदम होना ही होना है, ठीक है। दैट द इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज अ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोक सभा shall be from either the principal opposition party or the ruling party। ऐसा है क्या मैंडेटरी वाला, कुछ तरीके का तो नो हम लोग देखे ही नहीं भाई मैंडेटरी प्रोविज़न कहीं, तो मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। डिसाइड कैसा है भाई, ये क्या है कि दोनों सिर्फ कन्वेक्शन है कि भाई कहीं से भी कर लो, ठीक है। तो बेसिकली जो कन्वेक्शन फॉलो करते आया है कि ठीक है कि डिप्टी स्पीकर कहाँ से होंगे, अपोजिशन पार्टी से होंगे, ये कहीं मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ कन्वेंशन है कि जो डिप्टी स्पीकर का पोजीशन है वो अपोजिशन पार्टी से होना चाहिए। तो जो मैंडेटरी प्रोविज़न बोला है तो प्रोविज़न तो नहीं है भाई मैंडेटरी प्रोविज़न, तो ये बात तो गलत बोल दियो, ठीक है। कन्वेंशन है, प्रोविज़न तो नहीं दिया हुआ। 2 को हटा सकते हैं क्या, 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हट गया, ठीक है। और कुछ नहीं बट रहा, मतलब कि अभी 2 ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The deputy speaker has the same power as the speaker when the presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his ruling। भाई कोई भी है, अगर तुम ही कोई हो तो तुम्हारे अगेंस्ट तुम नहीं हो, उस तुम्हारे एब्सेंस में तुम किसी को अपना काम दिए हो तो पूरा पावर और पूरा सब कुछ तो तुम्हारे जैसा ही काम करेगा ना, है ना। तो इन द केस ऑफ एब्सेंस डिप्टी स्पीकर प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ द लोक सभा, और सेम जो पावर जो कुछ होगा वो उसी के तरीके से डिप्टी स्पीकर का सेम पावर किसके जैसा होगा, स्पीकर के जैसा होगा, है कि नहीं। तो ये बात सही है, ये बात सही है। तो और कुछ हटा सकते हैं क्या, अच्छा यहाँ भी है सही, यहाँ भी है, और 4 देख लो, और 1 सही था अभी हम लोग देखे थे, तो 1 और 3 यहीं दिख रहा है, 4 भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। The well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister। ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। डिप्टी स्पीकर इलेक्टेड होते हैं लोकसभा से, अपने ही मेंबर से, अमॉन्ग इट्स मेंबर, है कि नहीं। और स्पीकर अभी हम लोग पहले में देखा कि स्पीकर उसका डेट फिक्स करता है। ऐसा कहीं प्रोविज़न ही नहीं है कि भाई जो है कि मोशन आएगा, है कि नहीं। इस्टेब्लिश कैसे किया जाएगा, मोशन के जरिए इलेक्शन के लिए, नहीं, ऐसा बात ही नहीं है। 4 ऑटोमेटिकली इससे भी गलत कर चुके थे हम लोग। ओके, ध्यान से, अरे यार, विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिस वक्त फंडामेंटल राइट और बेसिक फीचर्स वाले क्वेश्चंस कर रहे थे उस वक्त। इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। एंटी डिफेक्शन को ध्यान में रख करके देखो ऑप्शन, ठीक है। द लॉ स्पेसिफाई दैट द नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन द 6 month ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस।
क्या बोल रहा है, लॉ स्पेसिफाई कर दे रहा है, ये बता दे रहा है कि भाई जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर है वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 6 महीना के अंदर। ठीक है, आप अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, उसके 6 महीना के अंदर नहीं हो सकते। ये तो उल्टा बोल रहा है ना, बोलता है टाइम देता है कि 6 महीना के अंदर आपको जिधर जाना है, जहाँ जिसमें पार्टी में अपॉइंट होना है, जिसको में जाना है चले जाओ, ठीक है, जिसको ज्वाइन करना है कर लो। यही तो 6 महीने बाद है। 6 महीने के बाद करोगे तो फिर वो गड़बड़ है भाई, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बन जाएगा फिर, है कि नहीं। तो ये ऑप्शन गलत बता रहा है कि नहीं। 6 महीना के बाद अगर तुम किसी पर ज्वाइन करते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो ग्राउंड बनेगा एक ये का डिस्क्वालिफिकेशन का। ये बात गलत है, यहाँ बोला क्योंकि कैन नॉट ज्वाइन करना है 6 महीना के अंदर ही। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड डिफेक्शन केस। बिल्कुल, लॉ में ये नहीं बताया कि आपको 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आपको ये डिसाइड ही कर लेना है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन के लायक है कि नहीं है, इसको डिस्क्वालीफाइड किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये बात सही है, ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर के आ रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि रिक्वायर है क्या, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन फर्स्ट। तो ऐसा बात तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए जो है कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं, आइदर मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर, और इसके लिए किसी भी तरीके का प्रायर परमिशन का प्रोविज़न, ये ऐसा तो हम लोग नहीं पढ़े, है ना, नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन। तो ये बात क्या बोल रहा है, रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन, गलत है। काट के देखो, कुछ 1 कट रहा है, एक ही ऑप्शन ने पूरा निकल दिया। 2022 का क्वेश्चन था ये, बी और 3। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं 2 और 3। When the Constitution Amendment Bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his or his assent। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब पहुंच चुका है तो ऑब्लिगेटरी हो जाता है भाई कि ये आपको करना ही पड़ेगा। और ये अमेंडमेंट आर्टिकल कह रहे कि 24th अमेंडमेंट में ये प्रोविज़न किया गया था। ठीक है, कि अंडर आर्टिकल 368 वाइड एक्सप्लिसिटली पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये अमेंडमेंट ऑब्लिगेटरी हो जाता है, जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब जाता है प्रेसिडेंट के पास तो ऑब्लिगेटरी है कि आपको एसेंट देना ही पड़ेगा। ओके, तो ये बात सही है। अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय द स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज़ अ नो प्रोविज़न फॉर द ज्वाइंट सिटिंग। बिल्कुल, ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि ज्वाइंट प्रोविज़न, अगर ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविज़न रखा जाता तो ठीक है, जो लोकसभा है उसमें ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, तो भाई वो राज्यसभा के डाउन कर देता, वहाँ वोटिंग होता तो सारे मेंबर्स होते ना भाई, राज्यसभा में तो कम है तो वोटिंग तो लोकसभा का ज़्यादा हो जाता है कि नहीं। इसीलिए बोला है कि भाई सेपरेटली अपने अपने हाउस से पास करो, कितना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जिसे हम स्पेशल मेजोरिटी कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। ठीक है, हम लोग अडॉप्ट किए हैं पार्लियामेंट्री से, मतलब यूके के मॉडल पे चल रहे हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा अलग है। हम लोग लास्ट बार भी बात किए थे कि भाई जो यूके का पार्लियामेंट है वो सुप्रीम, देख लो ऑप्शन ही, एज रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरेन। ठीक है, वो लोग सॉवरेन है, वो लोग कभी कभी क्या करता है कि उन लोगों का जो लॉ है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको भी ओवर रूल कर सकता है, ऐसा उन लोग के पास पावर है। ठीक है, सॉवरेन है, कंट्रोल नहीं बनेगा। बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज़ लिमिटेड। बिल्कुल, हम लोगों के पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है कि नहीं, क्या ना, कहीं कहीं लग जाता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर को आप वायलेट नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं, इस तरीके का तो एक लिमिटेशन तो लग जाता है, लेकिन उन लोगों के पास नहीं है। ठीक है, तो ये बात सही है। इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, जब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात आती है कि कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब सूझबूझ नहीं समझ में आ रही होती है, तो ये चीज़ कहाँ रेफ़र किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र किया जाता है। और जब ये इस चीज़ को रेफ़र किया जा रहा है तो वो जो केस दिया जाएगा वो कम से कम, मतलब कि एक बेंच सुनेगा, और वो बेंच पाँच जज से कम नहीं होगा। ठीक है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के
नाम से भी जानते हैं। ये बात पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिवीज़न बेंच जो 2 जजेस के होते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 5 जज एनी हाउ होना, उससे कम तो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि भाई तुम इंटरप्रिटेशन कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन, दोनों ही सही, तो मतलब कि सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा हैज़ द इक्वल पावर विद द लोकसभा इन, इक्वल पावर है किस चीज़ में इक्वल पावर है भाई लोकसभा का, मैटर क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ये सिर्फ राज्यसभा उस कह सकते हैं एक्सक्लूसिवली नहीं, लेकिन बट ज़्यादा राज्यसभा की तरफ इंक्लेशन है इसका। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल, क्योंकि जो है इक्वल पावर है इसमें, क्योंकि पार्लियामेंट के पास, मतलब कि आप पार्लियामेंट के हैं ना, ये पार्लियामेंट है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, तो इसमें जो है बिल आप कहीं से भी ले आओ, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो कहीं से भी ला सकते हो, या तो आप लोकसभा में ये कर लो, इनिशिएट कर लो, या तो राज्यसभा में कर लो। तो ये अमेंडिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इक्वल पावर है, ठीक है। और दोनों ही अपने अपने मेंबर में, अपने अपने हाउस में क्या चाहिए, 2/3 मेंबर्स का चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेजोरिटी चाहिए, है कि नहीं, उससे कम नहीं चलेगा। तो ये बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते, 8 क्वेश्चन। इन इंडिया विच आर द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन सेक्टर लाइक द टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा, ठीक है। यार इनमें से कौन जो है इन इंडिया, भारत में, विच आर द फॉलोइंग, इनमें से कौन रिव्यू करता है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर सेक्टर को, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कौन करता है इनमें से, ठीक है। तो एडहॉक कमिटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल ये सब चीज़ों के लिए चेक करने के लिए एक एडहॉक कमिटी कहते हैं, मतलब टेम्प्रोरी बेसिक पे जो कमेटी बनाया जाता है ताकि चेक करो, ठीक है। ओके, तो ये एडहॉक होते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, तो जो कमेटी है जिस तरीके का है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उसी तरीके का कमेटी भी बना देते हैं, तो इसलिए बोला पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, तो ये भी चेक करने के लिए बनाता है, रिव्यू करने के लिए, ठीक है। ये भी रिव्यू करता है, ये भी रिव्यू करता है। फाइनेंस कमीशन नहीं करेगा सर, फाइनेंस कमीशन ये है तो जनरली बात है कि देखेगा वो इसका क्या हम कहा होगा, ये देखो फाइनेंस कमीशन और इसको जोड़ दो, नीति आयोग, दोनों को जोड़ दो, ये एडवाइजरी बॉडी है, हम सबको पता है ना, एडवाइजरी बॉडी है तो एडवाइस देगा, रिव्यू का काम तो नहीं करेगा, और वो भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं के जैसा तो नहीं करेगा, है कि नहीं, बात सही है। तो अगर 3 और 4 को हटा दो, 3 को हटा दो, 4 को हटा दो, ठीक है, अपने पास 2 और 5 और 1 सही है, तो 1 और 2 ए खत्म, नीति आयोग वैसे भी खत्म, है कि नहीं, नीति आयोग तो मिला दिए। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव, अब फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन है, ये भी इसी साइड ज़्यादा इंक्लेशन दिखाएगा, ठीक है। तो मतलब कि एडहॉक कमेटी सेटअप किया जा सकता है रिव्यू करने के लिए, और पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट्री रिलेटेड डिपार्टमेंट कमेटी है उससे, ठीक है। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2018 का क्वेश्चन है, क्या है देखो। ओके, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी, फैक्ट है, मिस हो गया, नहीं याद है मेरे को, चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर ले। इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969, ठीक है। अब ये भी नहीं पता कि हमको कब पहली बार ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज्ड किया है, ये भी नहीं पता है, भूल गया, ये कैसे एलिमिनेशन से बन जाएगा ये देख लेना। इन द लोकसभा इफ़ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज द लीडर ऑफ अपोजिशन, कहीं ऐसा 75 हम लोग सुने हैं क्या, 75 जैसा कभी सुने, हम लोग ये सुने हैं कि भाई एक पार्टी मस्ट हैव एटलीस्ट 10% ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, है ना, 10% का सुने थे, और एक तो हम लोग सुने थे कि एक तो स्ट्रेंथ सुने वाले थे 15% वाला, ठीक है कि नहीं, तो 10% और 15% ये याद रहता है कभी, ठीक है। तो ये बात तो गलत है
है कि नहीं, गलत है कि नहीं। अब तीसरा गलत है, ओनली ऑटोमेटिकली मेरे को 2 निकल रहा है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि फर्स्ट जो ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी डिजिग्नेट किया गया था पार्लियामेंट में, वो कैसे बना था कि जितने कांग्रेस पार्टी था ना, उस कांग्रेस पार्टी का टूटने की वजह से बना था। 1961 में बना था। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी उस वक्त कांग्रेस 2 हिस्सों में टूटा और उसी वक्त अपोजिशन पार्टी का लीडर ऐसा रिकॉग्नाइज किया गया। सबसे पहले जो फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन बने वो राम सुभाग सिंह, ठीक है, फॉर्मली उसी वक्त रिकॉग्नाइज किया गया लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, समझ गया। तो ओनली 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग मनी बिल, ठीक है, मनी बिल को ध्यान में रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, ठीक है, मनी बिल से रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। अ बिल शैल बी डीम्ड to be a money bill if it contains only provision relating to the abolition, imposition, remission, alteration, regulation of any taxes। आर्टिकल 110 खोलो, आर्टिकल 110 खोलो बेयर एक्ट में, ये लाइन मेंशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पूछा क्या, नॉट करेक्ट, तो ये बात तो करेक्ट है, आंसर नहीं है ये। मनी बिल हैज़ द प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये बात भी लिखा हुआ है। अ मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड। मतलब मनी बिल किससे ताल्लुक़ रख रहा है कि जो मनी कंटीजेंसी फंड से निकल रहा है उससे नहीं, कंसोलिडेटेड फंड से ना, कंसोलिडेटेड फंड। और यहाँ क्या बोला है, कंसोलिडेटेड फंड बोल रहा है कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन, मतलब हम पैसा निकाल रहे हैं या ये कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो कंटीजेंसी फंड से, लेकिन मनी बिल तो कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड है कि नहीं, कस्टडी, ठीक है, ओके। डी ऑप्शन भी पढ़ लो। मनी बिल डील विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग और मनी और गिविंग एनी ऑफ गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये बात सही है। आर्टिकल 110 का हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, ठीक है। पहला बात तो कि इम्पोजिशन, एबोलिशन और रेमिशन, अल्टरेशन, जो हमारा यहाँ स्टेटमेंट 1 दिख रहा है, इस पर बात करता है। दूसरा ये बात करता है कि भाई रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग मनी बाय द यूनियन, ठीक है, अगर आप कहीं से पैसा ले रहे हो, कहीं से भी, यूनियन कहीं से भी पैसा लिया है, कहीं बाहर से भी लिया, किसी से भी लिया, तो उससे बारे में बात करता है, वो भी कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, ठीक है। मनी बिल, तो ये मनी बिल विद द रेगुलेशंस, बोरोइंग, मनी बिल, गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो गलत क्या है भाई, गलत सी है, इसके बारे में नहीं बात किया, ठीक है। आर्टिकल 110 में ये भी लिखा है अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये भी यहाँ दिख रहा है मेरे को, है कि नहीं, ओके। तो सी नॉट करेक्ट, मार दो, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम ये पूरा वहाँ चार्ट दिखा है ना, वहाँ देखेंगे पूरा मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही और सी टू बी अ मेंबर ऑफ असेंबली। क्या बोल रहा है, द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज और हर ऑफिस इफ़ ही और सी सीज टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल, तुम अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ही नहीं रहे तो अपना ऑफिस हटा दो, क्योंकि तुम जो है वहीं से चूज़ किए जाते हो, है ना। अब जब वही नहीं है तो भाई क्या करोगे तुम रह करके, ठीक है। तो यहाँ से वैकेट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ओके। क्योंकि लोकसभा इलेक्ट करता है ना भाई, है ना, अमॉन्गस्ट मेंबर अपने ही मेंबर से करते हैं, इसलिए जब वही नहीं रहा तो क्या करोगे तुम, तो जाओ, वैकेट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। व्हेनेवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर शैल वैकेट हिज और ऑफिस इमीडिएटली। ये बात गलत कर दिया, ये जो इमीडिएटली बोल करके जो है ना स्टेटमेंट को पूरी तरीके से गलत किया। जब कभी भी असेंबली डिसॉल्व होगा तो स्पीकर को वैकेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात तो सही है यहाँ पर। लेकिन पहला मीटिंग जब तक नहीं होता है तब तक, नेक्स्ट वाला जो होगा तब तक रहेगा, इमीडिएटली बेसिस पे नहीं होगा। ये ऑप्शन गलत है दूसरा,
तो बच गया मेरे पास ए, ठीक है, ओके। विद द रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द following parliamentary committee scrutinize the report to the House whether the power to make the regulation, rules, sub-rules, by-rules, etc. confirmed by the Constitution or the delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive and within the scope of such delegation। ध्यान से कि कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ध्यान में रखो, ठीक है, और इनमें से कौन सा, नीचे कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी दिए हुए हैं, ठीक है, जो स्क्रूटनाइज चेक करते हैं रिपोर्ट्स को, ठीक है, किसके, हाउस के रिपोर्ट्स को चेक करते हैं कि जो उनका पावर है, उनका जो रेगुलेशन है, रूल्स है, सब रूल्स है या कोई लॉ है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको दे करके रखा है, तो वो चीज़ पार्लियामेंट के जरिए सही से प्रॉपरली एक्सरसाइज किए जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव के जरिए या नहीं, या फिर उनके स्कोप में हैं या फिर वो स्कोप से बाहर जा रहे हैं। तो ये सब चेक करने का काम किसका होता है, ठीक है, तो ये काम करने का होता है कमिटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है, ये चेक करता है, ठीक है। एश्योरेंस कमेटी जो है ये बता रहा है, जो एक कमेटी ऑन एश्योरेंस, ये जो है चेक करता है एश्योरेंस मतलब कि हम आपको एक बोले हैं, बात बोले हैं, प्रॉमिस जो किए हैं, ठीक है, कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो एश्योरेंस तो वो बात नहीं है, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन करता है, ये चेक करता है सारे कुछ को, ठीक है। रूल कमेटी नहीं है, रूल कमेटी प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस को चेक करता है, उसी मैटर से रिलेशन रखता है अपना, तो उससे है, ठीक है। और एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये तो एडवाइजरी देने का काम करेगा भाई, प्रोग्राम रेगुलेट करना है, टाइम टेबल रेगुलेट करना है, कब क्या करना है, ये सब की बात करता है, ठीक है। 13, out of the following statement choose one that brings out of the principle underlying the cabinet form of the government। क्यों हम लोग कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना रहे हैं, उस सिद्धांत को बताओ, ठीक है, कौन अच्छा से बता रहा है। एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि भाई गवर्नमेंट को अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो उस क्रिटिसाइज को मिनिमाइज करने के लिए कैबिनेट गवर्नमेंट बनाएंगे, नहीं। मैकेनिज्म फॉर द स्प्रेडिंग अप ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। बात तो सही है भाई कि भाई हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में हैं और डे बाय डे क्या हो रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट का वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिसीजन लेना पड़ जाता है तुरंत से ही, क्योर से ही, ठीक है। तो उस समय हम पूरा सबको, सभी मेंबर्स को, लोकसभा राज्यसभा मिला करके तो नहीं सकते हैं ना कि बताओ यार डिस्कशन कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो कभी कभी कोई डिसीजन तुरंत ही लेना होता है कुछ, और मैक्सिमम डिसीजन तो कौन लेता है, कैबिनेट ही लेता है ना भाई, है कि नहीं। तो ये बात सही है, बी जो है वो बात सही कह रहा है, ठीक है। देख लेते हैं सी ऑप्शन भी, मैकेनिज्म, यहाँ देख लो ये सही है। मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द, वो तो ऐसे भी है सर, जनरल इलेक्शन लोकसभा के हम लोग पहले ही देखते आ रहे हैं। लोकसभा के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाई PM, वो लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है कि नहीं। तो वो तो ऐसा नहीं, मेन इसका कोर निकालना था, प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट। क्यों कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो कैबिनेट फॉर्म ये है कि बढ़ता जा रहा है इसीलिए, ठीक है, और कोई कारण नहीं है वैसा। आगे देखते हैं, बट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और द स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एट लीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड। 50% आने से क्या होगा भाई, 50% तो फिर टाई वाई जैसा होना। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम लोगों का कैसे चलता है, जनरली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलता है, जो पहले जितना पाया वही इलेक्शन में जीत गया भाई, ठीक है। जिसको जितना ज़्यादा वोट मिला एक दूसरे कैंडिडेट से, वो जीतता हुआ डिक्लेयर कर देते हैं उसको, है कि नहीं। तो ये बात तो गलत कर रहा है, मतलब यहाँ बोलता है 50% + 1, ठीक है। 50% + 1 भी नहीं बोला भाई, ठीक है, फर्स्ट पास जिसको जितना पहले जितना मिल गया वही हो गया ना, ये गलत है। According to the provision laid down in the Constitution of India, in the Lok Sabha, the speaker post goes to the majority party and the deputy speaker to the, नहीं अभी डिप्टी स्पीकर का बात कहते हैं, डिप्टी ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है, लेकिन जो कन्वेंशन बन चुका है कि जो स्पीकर का पोस्ट है वो मेजोरिटी पार्टी को जाएगा और जो डिप्यूटी स्पीकर का है वो दे दो अपोजिशन वालों को, ठीक है। तो ये बात है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, बट एक कन्वेंशन है। अभी हम लोग पीछे बात करके आए हैं, तो एक PYQ के हम लोग ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हो।
तो मतलब क्या है, दोनों में से दोनों गलत है, मार दो यार डी, नाइदर वन नॉट टू। 15 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्राइवेट मेंबर्स बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल इज द बिल प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ना। प्राइवेट मेंबर बिल इज़ अ बिल प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज़ नॉट इलेक्टेड, जो इलेक्टेड नहीं है लेकिन ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है। कोई भी प्राइवेट मेंबर्स हो सकता है, अगर मेजोरिटी पार्टी से नहीं है, आप गवर्नमेंट से नहीं है, तो आप हो सकते हैं ना प्राइवेट। ठीक है, ये बात गलत है। रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज़ बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट, रिसेंटली बोल रहा है, अभी अभी कुछ दिन पहले। कब का क्वेश्चन है ये? 2017 में, तो रिसेंटली मतलब 2018 होगा, 2019 होगा, नहीं 2016 होगा, 2015 होगा। इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा रिसेंटली कुछ हो सकता है क्या? इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। बट रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। ये ऐसा ही एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा है, लेकिन क्या है कि देखो, जो अगर हम लोग अभी देखें ना प्राइवेट मेंबर बिल, तो लास्ट टाइम वो पास हुआ था 9 अगस्त 1970 में, ठीक है। और वो बिल क्या था? सुप्रीम कोर्ट इनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एप्लीट जुरिडिक्शंस बिल था 1968 का। तो ये भी 1968 में बिल पास हुआ था, 1968 में एक्ट बन गया था, 1970 में एक्ट बन गया था, उस टाइम का बात है। और ये रिसेंटली बात कर रहे हैं, तो गलत है कि नहीं है? तो मतलब क्या है? दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। तो ठीक है भाई, नाइदर वन नॉट टू। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन। The Parliament of India acquires the power to legislate on any items in the state list। किसी भी स्टेट लिस्ट के किसी भी आइटम पर पार्लियामेंट जो है लेगिस्लेट कर सकता है इन द नेशनल इंटरेस्ट, अगर भारत सरकार का मतलब भारत के हित में जा रहा है तो। इफ़ द रेजोल्यूशन सो दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय, ठीक है, तो वो इफेक्ट कैसे होगा? तो लोकसभा बाय द सिंपल मेजोरिटी, नहीं। लोकसभा बाय द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट नॉट लेस देन द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर से, नहीं। राज्यसभा बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबर, राज्यसभा बाय चाहिए मेजोरिटी नॉट लेस देन द 2/3 ऑफ इट्स मेंबर एंड प्रेजेंट एट बॉडी, मतलब स्पेशल चाहिए। ये जाकर के पढ़ो आर्टिकल 249 मतलब 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बताया है कि भाई राज्यसभा बता सकता है, ये पार्लियामेंट को बोल सकता है कि भाई आप इस पे लॉ बना लो, ऐसा ऐसा ज़रूरत है, ठीक है। तो जब पार्लियामेंट बोलेगा तो उस वक्त जो है नॉट लेस दैन 2/3 चाहिए मेरे को, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का, ठीक है। तो उस वक्त कर सकते हैं, ये राज्यसभा बोलेगा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2015 का। द लेजिस्लेटिव काउंसिल state in India can be larger in size than half of the legislative assembly of that the particular state। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेकिन कहीं अगर कोई स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो बोल रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, काउंसिल ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इलॉजिकल है कि नहीं? द गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। बकवास। गवर्नर कह रहा है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट जो है वो नॉमिनेट करेगा चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं भाई, अपने ही लोग वहाँ चुन के, जो चेयरमैन जो होता है उस लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो उस काउंसिल के लोग खुद ही इलेक्ट करते हैं अपने ही मेंबर में से। तो ये क्या गवर्नर का, कहाँ से घुसा रहे हो? ठीक है। और अगर यहाँ बात करें जो हाफ बोल रहा है साइज़ का, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का फिक्स्ड किया हुआ है कि भाई 1/3 होगा, ठीक है, 1/3 होगा, जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली का है उसका 1/3 जितना भी है, ठीक है। कह रहा है मिनिमम स्ट्रेंथ कम से कम 40 होना चाहिए, ये फिक्स्ड किया हुआ है, ठीक है। तो क्या दोनों गलत है ना? मार दो डी। हाँ, दोनों ही गलत है, तो क्या कर सकते हो? ओके, विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट, ध्यान रखो यूनियन गवर्नमेंट का। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूनियन बजट जो हर साल पेश किया जाता है फरवरी में, दैट इज़ प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। वो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं, हम सब जानते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर होता है कि नहीं? और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होता है वो नोडल बॉडी होता है प्रोड्यूस करने का, बजट प्रोड्यूस करने का, वही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बात गलत है, वन गलत है, कहीं निकल रहा है क्या कुछ? ठीक है, अब मेरे पास 2 बच रहा है। अब यहाँ देखो ना, दो मतलब डेफिनेटली सही होगा, उसमें कोई काट छोट नहीं है, 2 तो होगा ही होगा सही। तीसरा पढ़ लो भाई, तीसरा पढ़ लो। ऑल, यहाँ भी देख लो, ऑल
डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इसमें जो है पब्लिक अकाउंट में क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, डिपॉजिट सेविंग बैंक होता है, सेविंग बैंक का डिपॉजिट होता है, कोई रिमिटेंसेस भेजता है उसका होता है ना। तो पब्लिक अकाउंट है, इसमें क्या चाहिए भाई तुमको? क्यों ऑथराइजेशन चाहिए पार्लियामेंट में? पब्लिक अकाउंट है, इसमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से डिसबर्समेंट किया जा सकता है विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन, है ना। गलत है, तीसरा भी गलत है सर। क्या बच गया है मेरे पास? ओनली ऑप्शन सी। अब पढ़ लो, नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल बात सही है सर, ठीक है, नहीं कर सकते। या करके आर्टिकल 114 पढ़ो, आर्टिकल 114 उसमें पूरी तरीके से लिखा हुआ है, नो मनी शैल बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय द लॉ। ओके, आगे बढ़ते हैं। 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लास्ट डे भी हम लोग क्वेश्चन किए थे, लास्ट नहीं, एग्जीक्यूटिव वाला जब लास्ट था 146 क्वेश्चन पढ़ो, उसमें फीचर्स वाले में उसमें पढ़ो, फंडामेंटल राइट में उसमें पढ़ो, वहाँ पर भी था। प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन रिस्ट्रेस्ट स्टेट। उल्टा बात कर रहा है, देखो ना, अभी काउंटर करेगा। प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। बिल्कुल इंडिविजुअल लिबर्टी के इंटरेस्ट में बात करता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, और ये अगेंस्ट द स्टेट है। और यहाँ बोल रहा है उल्टा कि इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन किस पे डाल रहा है? इंडिविजुअल लिबर्टी पे। किसके इंटरेस्ट में? स्टेट अथॉरिटी। तो गलत बात कर रहा है, दूसरे में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये बात गलत है, ये बात सही है, ठीक है, कि रिस्ट्रिक्शंस किस पे है? स्टेट अथॉरिटी पे है सर। किसका ध्यान में रख करके? इंडिविजुअल की लिबर्टी पे। बी सही है, बी मारो, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑन द पार्लियामेंट। कल डिस्कस किए थे हम लोग कमेटी के बारे में। तो लार्जेस्ट कमेटी जो होता है एस्टिमेट कमेटी होता है कि नहीं? एस्टिमेट कमेटी होता है, 30 मेंबर्स के आसपास होते हैं। कल ही पढ़े थे हम लोग लार्जेस्ट कमेटी, क्योंकि 30 मेंबर्स इसमें होते हैं, है कि नहीं। पहले स्टार्टिंग में 25 मेंबर थे, लेकिन फिर इसको बढ़ा दिया गया, शायद 1956 के आसपास इसको बढ़ाया, कितना 30 किया, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द इंडिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस हम लोग जान रहे हैं स्पेसिफिकली किसके लिए होगा, लोकसभा, वहीं पर नहीं इसका बात होगा। देयर इज नो मेंशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसके बारे में। ये बात क्या है, सही है कि क्या है? हैं? आगे पढ़ लो। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। बिल्कुल ये बात सही है, दूसरा सही है। अब ये देखो, नो मेंशन, कह रहे भाई मेंशन है इसका। हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा नो, अरे ये क्या बोल रहे हैं, रूल और प्रोसीजर में मेंशन है ना, रूल नंबर 198 शायद रूल नंबर 198 रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा, उसमें बात किया है नो कॉन्फिडेंस के बारे में, है ना। तो बात सही है कि देयर इज़ नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स एंड प्रोसीजर में मेंशन है, ठीक है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, दोनों ही सही है, तो फिर सी सही है, ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. Council of Ministers in the center shall collectively responsible to the parliament. Not parliament, लोकसभा। हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, ये ख़त्म करो, ऑटोमेटिकली ख़त्म। आंसर बी मिल रहा है। यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट। कल ही देखे थे कि ये प्राइम मिनिस्टर का काम है भाई, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सारा जो भी लेजिस्लेशन, जो कुछ भी काम हो रहा है, उन सारे को आप प्रेसिडेंट तक बताएंगे, है कि नहीं। ये बात सही है, 2 और 3 सही है। पहला ऑप्शन, एक ऑप्शन गलत करो, आंसर मिल गया, ठीक है। विद द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड
बाय द लोकसभा। अच्छा वेन कह रहा है जब एनुअल यूनियन बजट लोकसभा के जरिए नहीं पास होगा तो इसका मतलब क्या होगा चाहिए, क्या होना चाहिए? बजट इज़ मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन। भाई पास ही नहीं कर रहा है, तुम्हारा टाइम भी दिया जितना टाइम था उसमें, और नहीं तो इतना काम मॉडिफाई करके फिर से प्रेजेंट कर देंगे। नहीं, बजट इज़ रेफर टू द राज्यसभा फॉर सजेशन। बजट पेश ही नहीं हुआ तो सजेशन के लिए कैसे भेज दोगे? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर क्यों? भाई लोकसभा यूनियन बजट का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही क्यों? पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल तो पूरा ये होगा रूलिंग बटी। प्राइम मिनिस्टर एंड सबमिट रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल, क्योंकि सबको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी पढ़ाता है। अभी पढ़ा था कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है ये सर, बजट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब नहीं पास हुआ है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्योंकि भाई एनुअल बजट ही क्या है, हम इसी को क्या कह सकते हैं? मनी बिल। और जब यही तुम पास नहीं कर पाए हो, पार्लियामेंट में नहीं लग कर पाए हो, तो इसका मतलब हम क्या समझे कि भाई जो रूलिंग पार्टी थी, जो रूलिंग पार्टी है वो अपना मेजोरिटी खो रही है। बात तो यही है, रूलिंग पार्टी अपना मेजोरिटी खो रही है। तो इसलिए बोलेंगे भैया चलो बाय बाय टाटा, आप अपना रिजिग्नेशन दे दो, ठीक है। अ डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा कॉल फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ, ठीक है, डेडलॉक हो गया, ठीक है, डेडलॉक हो गया मतलब टाई हो गया, ठीक है। तो ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन हम किस में बुला सकते हैं? मनी बिल में बिल्कुल नहीं बुला सकते हैं। 2 को हटा दो, 2 को हटा दो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी भी पीछे पड़ करके आया है, नहीं बुला सकते हैं। बचा कौन? सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। ये मारो सर राइट, ठीक है। और रीज़न क्या है ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाने का? मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का, ये भी बात हो चुका है। और अभी एक बारी और बात करेंगे हम आगे चल करके। 25 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट? अभी पढ़ करके आया कि नहीं पढ़ करके आया? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, इसमें कोई ज़्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द बजट? ठीक है, ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, रिगार्ड टू द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ऑन द बजट? ठीक है, ओके, पढ़ो ध्यान से। पार्लियामेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन द कैरिएशन ऑफ द बजट। कैसे नहीं है भाई? पार्लियामेंट में लोकसभा है, पार्लियामेंट का एक हाउस तो लोकसभा है ना, और लोकसभा है एक, लेकिन पूरा कह रहा है पार्लियामेंट नॉट। हैं बात गलत है, हैं रिस्पॉन्सिबल है सर, यहाँ डज नॉट बोल दे रहा है। पार्लियामेंट हैज़ नॉट करेक्ट पूछा, लेकिन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू वोट ऑन द चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नहीं, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू वोट ऑन द चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब कि जो मिनिमम जो सैलरीज हो, जो फिक्स्ड है भाई, वो उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना। जो सैलरीज देना होता है, ठीक है, सर्विस जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनको, ठीक है, मेन प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, सिविल सर्वेंट हो गए, ये सारे कोई। तो अगर जब इस पे हम वोटिंग कराने लगे और अगर वोटिंग पास नहीं हुआ तो उन लोगों का सैलरी जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी ब्रेक करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी करेगा तो इंटरनल डिस्टर्बेंस पूरे आएगा। तो बात तो यही है, कह रहा है पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू वोट ऑन द चार्ज एक्सपेंडिचर। नहीं, ये चीज़ नहीं है, इनकरेक्ट है ये बात, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू वोट ऑन द चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली सिर्फ डिस्कस किया जा सकता है, डिस्कस इन द पार्लियामेंट, नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है? ओनली डिस्कशन किया जा सकता है, वोट नहीं किया जा सकता है। नॉट करेक्ट, यही मार दो, ठीक है। ऑप्शन सी, पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू इम्पोज अ टैक्स विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल बिना रिकमेंडेशन के नहीं कर सकते हो, ठीक है। और साथ में हम लोग ये जानते हैं कि मनी बिल नॉट इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, है कि नहीं। और अगर टैक्स इम्पोजिशन का बात कर रहा है तो रिकमेंडेशन तो चाहिए। पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू इंक्रीज, ये बात सही है। पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू इंक्रीज एनी टैक्स विदाउट द रिकमेंडेशन। इंक्रीज का बात कर दिया, डिक्रीज कर सकता है। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबॉलिश अ टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट, ठीक है। तो ये बात भी सही है। गलत पूछा था, बी मार दो। 27, इन इंडिया लोकसभा
स्पीकर इज, लोकसभा स्पीकर को नॉमिनेट किया जा सकता है, मतलब नॉमिनेट करते हैं, चूज़ करते हैं, इलेक्टेड करते हैं, अपॉइंटेड होता है। क्या होता है भाई, हम लोग सब जानते हैं कि उनको क्या किया जाता है, ऐसे ही अपने ही मेंबर से, जो लोकसभा के मेंबर हैं उन्हीं में से में चूज़ किया जाता है ना। तो चूजन लिखो। आर्टिकल 93 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 93 में लो कि लोकसभा स्पीकर इज चूजन बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। और स्पीकर क्या करता है, ये भी डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल नहीं है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। धीरे हैं क्या, क्वेश्चन टाइम ज़्यादा हो गया, क्वेश्चन कम किए हुए हम लोग। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट, मतलब कि ब्लैक एंड वाइट में लिखा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट नॉट मोर दैन द 450 मेंबर्स चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो प्रोपोर्शनल मतलब पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है ना सर, ठीक है, पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, तो कैसे कुछ भी बता देगा कि नॉट मोर दैन द इतना, नॉट मोर दैन द इंटर, है ना। और एक्सप्लिसिटली बोल रहा है। अच्छा ठीक है, अगर देख भी लो आर्टिकल 117 देखो, 117 नहीं 170, 117 क्यों बोल रहा है यार तुम, आर्टिकल 170, ठीक है। उसमें बताया गया जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा हर एक स्टेट का, वो 500 से ज़्यादा नहीं कर सकता है, 500 मैक्सिमम है। और अगर मिनिमम की बात करें तो 60 है, नॉट लेस दैन द 60 मेंबर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी इन द स्टेट। तो 450 गलत है, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो सकता है कि नंबर था, अब नंबर याद नहीं रहता, तो मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 फिक्स किया हुआ, ठीक है। तो ये बात गलत हो गया, 1 गलत कर दिया सर, गलत कर दो, बच क्या गया। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इफ इज लेस दैन द 25 ईयर। बिल्कुल 25 ईयर, ये आर्टिकल जाकर के पढ़ो 123, ठीक है। उसमें ये बताया गया है, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और क्या बोलते हैं, नॉट लेस दैन द, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं वो 35, हम लोग कल देखे थे ना, 25, 30, 35 प्रेसिडेंट, 30 राज्यसभा और स्टेट काउंसिल, और 25 लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। तो बी सही बात कर रहा है। 29, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन द पब्लिक अकाउंट इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्या बोल रहा है कि चेयरमैन जो हैं किसके, पब्लिक अकाउंट कमेटी के, अपॉइंट किए जाते हैं स्पीकर ऑफ द क्या बोल रहे हैं, लोकसभा से। तो चेयरमैन जो होते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट इज अपॉइंटेड उसी मेंबर में से अमॉन्ग्स द मेंबर ऑफ लोकसभा बाय द स्पीकर। ये बात बिल्कुल सही है। और ये पब्लिक कमेटी हम लोग कल देखते आ रहे हैं कि इसमें 22 मेंबर होते हैं टोटल, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, है कि नहीं। और फॉलो किया जाता है मेथड कौन सा, वो देखो, वो मेथड फॉलो किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो ये बात सही है ना। द कमिटी ऑन द पब्लिक अकाउंट कंप्रोमाइजेज मेंबर ऑफ द लोकसभा, मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड अ फ्यू एमिनेंट पर्सन इंडस्ट्री आउटसाइड। ये बात गलत है, फ्यू वाला यहाँ से सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, तो ये गलत है, ये गलत है। ओनली ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शन अंडर द आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तुमको बिल के बारे में बात करना, मनी बिल के इंट्रोडक्शन, ये सब कुछ ले करके वहाँ से आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करो, वहीं पर बात करेगा कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इंडिया इज सेक्शन अंडर द आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात बिल्कुल सही है। 2, द फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा वॉज हेल्ड इन द ईयर 1961। अब बहुत ज़्यादा ये है, ठीक है, कि डेट याद होगा कि नहीं याद होगा, लेकिन फर्स्ट पूछ रहा है तो लोग फर्स्ट वाला याद ही रखते हैं। तो बिल्कुल डॉरी प्रोहिबिशन बिल था, ठीक है, 1959 का। इसमें फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग बैठा था, ठीक है, जो कि फाइनली ये पास हुआ था 9 मई 1961 को, ठीक है। तो ये बात भी सही है। द सेकेंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एज हेल्ड टू पास द बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल। बिल्कुल ये बात भी सही है। सेकेंड ज्वाइंट सिटिंग जो है 1977 को जो था बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977, इसमें बैठा था, ये बात सही है, ठीक है। तो तीनों ही सही है, तो मार दो भाई डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू राइजिंग द मेंबर ऑफ द लोक सभा एंड द इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट। ये बात हम लोग पीछे ही देखे थे, ठीक है। तो ये है 7th एंड 31st अमेंडमेंट। 7th अमेंडमेंट में जो हुआ था, 7th अमेंडमेंट में 525 से इंक्रीज़ किया गया था 545 मेंबर्स, ठीक है, कि इतने होंगे। और 31st में किया गया कि भाई इस 545 से इंक्रीज़ कर दिया सीट 552, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। While the member of the Rajya Sabha are associated with the Committee on the Public Account and the Public Undertaking Members Committee on Estimated Accounts Committee, Public Undertaking Committee on the Estimated on the estimates are drawn entirely from the Lok Sabha। बात सही है कि भाई ये एस्टिमेट्स जो था, अभी हम लोग पीछे भी देख करके आ रहे थे ना कि यहाँ ही एस्टिमेट्स कमेटी पूरा का पूरा लोकसभा से होते हैं। बाकी पब्लिक कमेटी अभी भी देखें लोकसभा राज्यसभा से आता है, पब्लिक अंडरटेकिंग लोकसभा राज्यसभा दोनों से आते हैं। ये बात सही है। 22 और 7 मतलब 22 टोटल होते हैं, तो 15 और 7 में है ना। और एस्टिमेटेड कमेटी 30 मेंबर्स होते हैं इंटायरली फ्रॉम द लोकसभा। ये बात भी हम लोग देख करके आए हुए हैं पीछे से, है कि नहीं। आगे, द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वर्क अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द कैबिनेट कमिटी ऑन द पार्लियामेंट्री अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर वर्क करता है किसके डायरेक्शन पे, तो कैबिनेट कमिटी ऑन द पार्लियामेंट्री अफेयर। ये बात सही है। तीसरा पढ़ लो, मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स नॉमिनेट्स मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द कमिटी। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, ठीक है, नॉमिनेट करता है मेंबर्स को, किसके मेंबर्स को, पार्लियामेंट ऑन द कमिटी के, काउंसिल को, बोर्ड को, कमीशंस को, एंड सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वेरियस मिनिस्ट्रीज। ये बात भी सही है यार, ठीक है। ये अपॉइंट करता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जो पार्लियामेंट्री अफेयर होता है वही अलग अलग कमेटी के मेंबर्स को ये करता है। ये बात भी सही है, मतलब कि तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 डी। ओके, 33, द टर्म लोकसभा, टर्म ऑफ द लोकसभा, टर्म ऑफ द लोकसभा क्या इतना होता है, 5 साल होता है ना। कैन नॉट बी एक्सटेंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, बहुत सारा एक्सट्रैक्ट, एनी सब्सटेंस, वॉर हो गया, नेशनल इमरजेंसी लगे, तब क्या करोगे तुम, वहाँ पर इलेक्शन कराओगे, नहीं एक्सटेंड करोगे ना भाई, गलत है। कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ एट अ टाइम, एक्सटेंड किया जा सकता है बाय 6 मंथ, लेकिन ये जो 6 मंथ बोला ना, तुम यहाँ 1 ईयर बोल देता ना यार, तो हम सही मान लेते तुमको, ठीक है। कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, बिल्कुल 1 साल एक बारी में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, यही बात सही है। 2 ईयर नहीं है, 1 साल, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी हम जानते हैं अंडर 52 प्रेसिडेंट कहते हैं इशू करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ग्राउंड क्या हो सकते हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशंस, आर्म रेबेलियंस, है कि नहीं, हम लोग ये देख चुके हैं सर, पहले ही देख चुके हैं, है ना। प्रेसिडेंट रूल भी देखा था, फाइनेंशियल इमरजेंसी सब देख चुके हैं। तो झूठ मूठ का वीडियो लंबा नहीं करते, और ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा लंबा क्यों हो गया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल। सर 4th शेड्यूल हम लोग सारे शेड्यूल के बारे में कर चुके थे। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, सबसे स्टार्टिंग के वीडियोस में जाकर के देखो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, और वही याद करने का सारा तरीका था सारे शेड्यूल्स का। और 4th शेड्यूल जो है वो बात करता है किससे रिलेटेड, एक तो पर टेरिटरी के बारे में बात करता है शेड्यूल 1, और शेड्यूल 1 के साथ ही इसको लिंक कर देता है 4th, जो कि शेड्यूल 1 में अगर किसी भी तरीके से चेंजेस करते हो तो क्योंकि सीट से रिलेटेड है, मेंबर से रिलेटेड है, टेरिटरी से रिलेटेड है, तो वो सीट से रिलेटेड हो जाएगा। काउंसिल ऑफ स्टेट को सीट्स का भी थोड़ा सा ये पड़ेगा, ठीक है। तो 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, चाहे वो राज्यसभा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की बात करता है स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, बेस्ड किस पर, पॉपुलेशन पर, ठीक है। ओके, क्यों, क्योंकि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो सके, बेसिकली मुद्दा यही है, ठीक है। 85, इन व्हाट वे डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। अभी पीछे वहाँ पढ़ करके देखा सर, कमेटी बना करके लोग करते हैं, है कि नहीं, थ्रू द पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं अलग अलग चीज़ों को देख रेख करने के लिए। एडहॉक कमेटी बनाता है, स्टैंडिंग कमेटी बनाता है। एडहॉक का मतलब टेम्प्रोरी बेसिस पे, है कि नहीं, टेम्प्रोरी बेसिस पे जो कमेटीज़ बनते हैं,
है कि नहीं। स्टैंडिंग मतलब कि थोड़ा एक परमानेंट कमेटी बनते हैं कि आपको यही काम देख रखना करना है। एडहॉक टेम्पोररी बेसिस पे बनते हैं, है कि नहीं। ओके, मतलब देखो कमेटी दो हो गए, एक तो अभी बोला स्टैंडिंग कमेटी, एक बोला एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी थोड़ा सा परमानेंट नेचर का होता है। इसको क्यों, क्योंकि पीरियोडिकली या तो कह लो एवरी ईयर या पीरियोडिकली बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कह सकते कि हाँ परमानेंट नेचर का है, ठीक है, कंटिन्यूस बेसिस पे उसको ये करते रहते हैं। लेकिन जो एडहॉक है ये टेम्प्रोरी होता है, बनाते हैं, काम हो गया, ख़त्म हो गया, आप चाहिए सर, थैंक यू, बाय बाय टाटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग, लेट अनदर स्पीक। दिस फेनोमेना मतलब कि स्पीकर पार्लियामेंट में बहस चल रहा है, हाउस में बहस चल रहा है, तो भाई बोल सकता है को स्पीकर बोलेगा कि भाई थोड़ा रुक जाओ, दूसरे को बोलने का मौका दो, तो दूसरे को बोलने का मौका दो, तो इसका मतलब होता है यील्डिंग द फ्लोर, ठीक है। यील्डिंग द फ्लोर का कहने का मतलब है कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन आस्क द मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग, मतलब वही जो डेफिनेशन है। एंड इसी चीज़ को हम कह रहे हैं यील्डिंग द फ्लोर, यील्डिंग द फ्लोर, ठीक है। उसके बाद डिकोरम क्या होता है, डिकोरम मतलब कि जनरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो हाउस है उसका उसमें डिसिप्लिन बना करके रखे, उसी चीज़ को डिकोरम कह रहे हैं। क्रॉसिंग द फ्लोर कहने का मतलब है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, मेंबर के बीच में पास कर दे रहे हैं, ठीक है, ब्रीच कर रहे हैं पार्लियामेंट्री इटिक्विटी। पार्लियामेंट्री इटिक्विटी कहने का मतलब होता है कि जो हम लोगों का बिहेवियर है ना उसको ही क्रॉस कर दे रहे हैं, जो करेक्ट बिहेवियर है उसको ही ब्रश कर दे रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। हम लोग कहते हैं ना ऐसा नहीं कभी यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, तो क्रॉसिंग योर फ्लोर का हम लोगों का है डिकोरम मेंटेन करके रखना, इटिक्विटी मेंटेन करके रखना, मतलब कि गुड बिहेवियर मेंटेन करके रखना, लेकिन आप जो है मेंटेन नहीं करना है, तो एक क्रॉसिंग द फ्लोर इसको कहते हैं, ठीक है। और इंटरपेलेशन कहने का मतलब होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट, मेंबर रिक्वेस्ट करेगा पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हो इस तरीके से, सब फॉर्मल रिक्वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा बात जो है लिखा हुआ है, ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट इंटीग्रल पार्ट है लेकिन हाउस नहीं है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस, बिल्कुल ये बात भी देख चुके हैं हम लोग, तो बोथ द ऑप्शन सही है, ए एंड बी, ठीक है, क्योंकि ये देख चुके हैं यार, ज़्यादा इस पे समय क्यों दें हम। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल सो फार, इवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 7th अमेंडमेंट प्रोवाइड सो फार। किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, तो हम लोग अभी तक जानते हैं कि भाई कोई तो शायद छः स्टेट्स हैं जिनमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी में नहीं है, तो 6 स्टेट उनमें से हैं हमारे पास, यूपी है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है और कर्नाटका है और तेलंगाना है। यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, यहाँ पर ही कौन नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश नहीं है, तो मार दो मध्य प्रदेश, ठीक है। Who among the following has the right to vote in the election to both the लोक सभा and the राज्य सभा, किन के पास अधिकार है कि आप दोनों ही जगह वोट कर सकते हो, लोकसभा में भी कर सकते हो, राज्यसभा में भी कर सकते हो। तो भाई वो जो है वो इलेक्टेड मेंबर होगा जो लोअर हाउस द स्टेट लेजिस्लेचर उसको, क्योंकि भाई वो क्या कर रहा है, अपने मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि उसको क्या अपने टेरिटरी से उसको भेज रहा है ना अपना रिप्रेजेंटेशन के लिए, है कि नहीं, तो वो ही कर सकता है, ठीक है। एज अ कॉमन वोटर कह रहा है भाई कि दे वोट एज अ कॉमन वोटर इन द इलेक्शन टू द लोकसभा, जो मेंबर को इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजते हैं, क्यों, अपने एस्पेक्ट से, भाई रिप्रेजेंटेशन के लिए आप दिखाओ अपना, ठीक है, डी मार दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज करेक्ट, ऑफिस ऑफ द स्पीकर, ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं, ही वहाँ से इलेक्ट किया जाता है ना, कैसे अपॉइंट नहीं किया प्रेसिडेंट। ही नॉट बी द मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ही इज द डिसीजन बट हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस विद इन द 6 month ऑफ द, नहीं होना चाहिए, बोले ना अपने ही लेजिस्लेटिव मेंबर्स, मतलब कि वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है उसी के मेंबर से चुने जाते हैं, है ना, ऐसा बात तो नहीं है, गलत बात हो रहा है ये। ही लूजेज हिज ऑफिस इफ हाउस इज डिसॉल्व बिफोर द एंड ऑफ इट्स नॉर्मल ठीक कह रहा है, ये अपना ऑफिस ही खो देगा अगर डिसॉल्व हो गया हाउस, तो पहले भी ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, नहीं होगा, इमीडिएट बेसिस पे भी नहीं होगा, जब तक नया जनरल ये नहीं आ जाता, न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बन जाता है, उसके मीटिंग नहीं हो जाता जनरल, नया स्पीकर नहीं आ जाता है, तब तक नहीं होगा,
है कि नहीं। इफ़ ही इंटेंड टू रिज़ाइन द लेटर ऑफ हिज रेजिग्नेशन टू एड्रेस द डिप्टी स्पीकर, बिल्कुल यही करेक्ट है, वो अपने डिप्टी स्पीकर को देगा। अगर उसको रेजिग्नेशन देने की बात हुआ तो अपना रेजिग्नेशन जो है डिप्टी स्पीकर को देगा, क्योंकि क्या है, इलेक्टेड है ना, स्पीकर क्या है, इलेक्टेड है, मेंबर ऑफ द लोकसभा से, है ना। और वो तभी तक सीट इंजॉय करता है जब तक मेजोरिटी बना हुआ है लोकसभा में रूलिंग पार्टी का, है कि नहीं। ओके यूपीएससी सीएससी के जितने क्वेश्चन थे अभी तक ख़त्म हो गए सर। अब जो है अदर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, 41 से क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच नहीं है, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। ये वाला ये है सर, लेजिस्लेटिव मेंबर्स कितने हैं और स्टेट कितना है, मेरे को भी नहीं याद है भाई, ठीक है। तो पूछ रहा है कि नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो गोवा के 40 मेंबर हैं, उत्तराखंड के 70 हैं, मणिपुर के जो यहाँ 60 बता रहा है, 62 बता रहा है, यहाँ 60 है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है मणिपुर का वो यूनिकॉमनल लेजिस्लेचर है ना, और प्रेजेंट में वो 60 मेंबर कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये शायद डाटा इधर उधर हो सकता है, हम श्योरिटी नहीं है, लेकिन 60 जब का क्वेश्चन है 2022 का 60, ठीक है, ओके। और उत्तराखंड का हो गया, उत्तर प्रदेश का 403, अभी शायद 404 हो गया है, पता नहीं, यही अप्रॉक्सीमेटली है, ओके। पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज, पब्लिक अकाउंट क्या स्क्रूटनाइज करता है, तो वो सबको करता है भाई। रिपोर्ट ऑन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हाँ कैग के रिपोर्ट को करता है। कंसोलिडेटेड फंड नहीं, पब्लिक अकाउंट नहीं, कंटीजेंसी फंड नहीं, रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट रिपोर्ट कहाँ सबमिट करता है, पार्लियामेंट में, है कि नहीं। कैग का मेन काम क्या है, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट को ये करना, एग्जामिन करना, है ना, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी इसके 43। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड से कौन सा रिलेटेड है, तो कंटीजेंसी फंड से 267 रिलेटेड है। कंटीजेंसी फंड क्या मतलब कि कुछ तो अर्जेंट बेसिस पे कुछ तुमको पैसा चाहिए, उस वक्त चाहिए, है ना। और 266 जो है वो बोलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, शायद बताता है ना, हाँ 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बताता है कि जितने भी रिसीव, जितने भी क्रेडिट, पेमेंट्स, डेट्स हो गए, रेवेन्यूज़ हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रेजरी बिल्स हो गए, मीन्स एंड एडवांसेज हो गए, सारे यहाँ पर ही बात किया 266 में, ठीक है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये कंटीजेंसी फंड वाला 267। अनफोर्सीन सिचुएशन जो होता है ना, अनफोर्सीन सिचुएशन, अचानक से कोई सिचुएशन आ गया, ठीक है, तो उस वक्त तुम कहाँ से करोगे पैसा, वैसा उस वक्त जो है उसी को कहते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम इसको डिटरमाइन किया जाता है कि कितना बढ़ाया जाए, घटाया जाए, नहीं कराया जाए, ठीक है। तो अनफोर्सीन सिचुएशन में एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, तो उस वक्त के लिए इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करो, ठीक है। ये भी मेरे को नहीं पता था पूरा, ईयर वाइज ईयर नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर है वो डी है, ठीक है। अब डी है तो ए का 2 देखो, ए का 2 मतलब इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। इंडियन आर्म्स एक्ट क्या था, 19वीं सेंचुरी की बात है, जब ब्रिटिश आए थे भाई, तो ब्रिटिश आर्म्स एक्ट के साथ आए, ठीक है। एक एक्ट लेकर के आए, आर्म्स एक्ट, उसका क्या था कि जो नेशनलिज्म 19वीं सेंचुरी में अपने पास बढ़ रहा था अपने भारत में, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो उस वक्त 1878 में जो है, जो भी गन का मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है और रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, मतलब गन को बेच रहा है, बना रहा है, उन लोगों के बीच में मैन्युफैक्चर जो कर रहा है और गन को जो बेच रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए इंडियन आर्म्स एक्ट आया था, ठीक है, कि आप ना बेच सकते हो ना बना सकते हो, ठीक है। नो इंडियन वाज अलाउड टू मैन्युफैक्चर, सेल और इवन कैरी वेपन, और ना ही अपने पास रख सकते हैं विदाउट द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। भारत बिना उस वक्त ब्रिटिश सरकार के लाइसेंस लेकर के नहीं सकते। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, ठीक है। रॉयल टाइटल एक्ट जो है बी का 1 मतलब कि 1876। अब रॉयल टाइटल एक्ट कहने का मतलब है इसमें जो है ए एक्ट है, एक्ट था किसका, पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके का।
जो ऑफिशियली क्वीन विक्टोरिया को रिकॉग्नाइज करता है एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। इसके पहले क्या हो चुका था, इधर 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था ना, तो उसी के बाद ये सारे प्रोसेस हो रहे थे और लास्ट में इधर जा कर के 1876 में पूरी तरीके से क्वीन विक्टोरिया को कहता है एम्प्रेस ऑफ द इंडिया, ठीक है। मतलब अब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो ब्रिटिश इम्पीरियल के अंदर लिए जाएंगे, जो कुछ भी होगा, ठीक है। उसके बाद इंडियन हाई कोर्ट सी का 4 1861, इंडियन हाई कोर्ट जो है ये एक एक्ट था, यूके के पार्लियामेंट में पास हुआ था, ठीक है। और ये क्राउन को ऑथराइज़ कर रहा था कि आप जो है हाई कोर्ट बनाओ, कहाँ पर ही, इंडियन कॉलोनी में। क्वीन विक्टोरिया क्रिएट करती है हाई कोर्ट कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में, ठीक है। और बाद में जा कर के इन सारे का पेटेंट होता है 1800 जा कर के 62 में, ठीक है। अब डी जो है 3, डी का 3 इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। इंडियन डाइवोर्स एक्ट जो था, जिसे हम सिंपली डाइवोर्स एक्ट 1869 के नाम से भी जानते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि आप डाइवर्स लॉ से रिलेटेड गवर्न करना है, मतलब डाइवर्स लॉ को आपको गवर्न करना है। जो भी क्रिश्चियन कपल थे, क्रिश्चियन कपल कहाँ थे, इंडिया में, जो भी क्रिश्चियन कपल जो इंडिया में थे उनसे आपको डील करना है, उनसे उनके डाइवर्स लॉ के साथ लीव करना है। अगर क्रिश्चियन कपल के बीच में डाइवर्स हो रहा है तो उनसे आपको डील करना है, ठीक है। मैन एंड वुमेन के बीच जो मैरिज है उनके बीच डिस्प्यूट आ रहा है, उन सारी चीज़ों से आपको हैंडल करना है, ठीक है। तो ये था, तो इसका ऑप्शन डी। अभी इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग ले लिए थोड़ा। उसके बाद मजदूर किसान शक्ति संगठन एम कैसे सोशल मूवमेंट था, ठीक है। एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया, किससे एसोसिएटेड था, तो आरटीआई एक्ट से। मजदूर किसान शक्ति संगठन एम किससे सोशल मूवमेंट था इंडिया का, इंडिया दैट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्यों, क्योंकि ये जो है भाई एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एडवोकेट करने में, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, कहाँ पर ही, गवर्नेंस में, कि आप ट्रांसपेरेंसी लेकर के आओ, अकाउंटेबिलिटी लेकर के आओ गवर्नेंस के लिए। तो इसलिए कैंपेन चला था आरटीआई के लिए, ठीक है, जो कि फाइनली हम लोग देखते हैं कि आरटीआई एक्ट जा कर के 2005 में बनता है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब के लिए था, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लो कि मजदूर किसान शक्ति संगठन जो एम कैसे हम कह रहे हैं, सोशल मूवमेंट इंडिया के जो वर्कर्स थे, वर्कर हो गए, पीजेंट हो गए, जो राजस्थान विलेज से, ठीक है, उन लोगों के ज़रिए इसे बनाया गया था, ठीक है, 1990 के आसपास, ठीक है, ताकि जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, ठीक है, और ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो अपने डिग्निटी के साथ जी सके, ठीक है। कॉल आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 46. The Council of State has exclusive power. The Council of State has the exclusive power in relation to which of the following, ठीक है। The Council of State has the exclusive power. Council of State के पास exclusive power है, कौन सा है भाई, टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग ऑफ द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं, लोकसभा राज्यसभा दोनों कर सकते हैं। इनिशिएट द प्रोसीडिंग ऑफ द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नहीं, लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी कर लो भाई। यू रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ये बात अभी हम लोग पीछे ऑप्शन में देखे थे, सी सही मारो, आगे बढ़ो। 87, सॉरी यार 47, क्या मेरा दिमाग को आज हो गया भाई। द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज टू बी द लोकसभा, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन, ये डाटा है भाई। आर्टिकल 82 जाओ, आर्टिकल 81 का सब क्लॉज 2 जाओ, ठीक है, वहाँ पर ही बता गया है। तो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन 20। आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ द एब्सेंस फ्रॉम द पार्लियामेंट विदाउट द परमिशन कैन बी एमपी बी डिस्क्वालीफाइड, आप कितने दिनों तक जो है पार्लियामेंट से गायब रहेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, तो वो दिन है 60, ठीक है। 60 दिन तक आप बिना किसी परमिशन के कहीं कुछ बताए हुए आप गायब हैं तो आप चले जाइए। सर व्हाट इज़ द कोरम टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ द लोकसभा, कोरम कहने का मतलब क्या है कि तुम कभी कहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं स्कूल गए, कभी कॉलेज गए, तो 50 बच्चे हैं तो बोलेगा, मतलब कि 50 बच्चे में बारिश हो रहा था तो कभी 5 ही बच्चा आया, तो टीचर बोलेगा नहीं आज क्लास ही नहीं होगा, क्योंकि भाई बच्चे ही नहीं है उतने जितना से हम क्लास को ले पाएँ। हम लोग के साथ बहुत बार ऐसा हुआ है
कि क्लास गए, क्लास ही होना नहीं हुआ क्योंकि डिकोरम नहीं मतलब कोरम नहीं मीट कर पाया। कोरम मतलब एक नंबर होना चाहिए जिससे हाँ पढ़ाने में भी फ़ायदा हो, कोई काम में मीटिंग हो रहा हो तो उसमें भी कुछ आउटकम निकले, पॉजिटिव आउटकम निकले, उसी को कोरम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मीटिंग कितना चाहिए, तो यहाँ चाहिए 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, पूरा जितना भी हाउस का मेंबर है उसका 1/10 आ गया है तो कोरम मीट कर गया है तो भाई मीटिंग हो सकता है। ठीक है, उससे कम तो नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट। देखो प्रिविलेज दो तरीके का होगा। ठीक है, एक तो इंडिविजुअल प्रिविलेज होगा और दूसरा कलेक्टिवली प्रिविलेज होगा। मतलब प्रिविलेज कहने का मतलब कि आपको किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ से आपको उतना रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप ओपन होंगे उस काम को करने के लिए, आप पर किसी भी तरीके का पाबंदी नहीं होगा। तो फ्रीडम ऑफ डिबेट एंड प्रोसीडिंग, आप पार्लियामेंट में कुछ भी बोल रहे हैं, आजकल देखते होंगे अगर रिपोर्ट सुनते होंगे प्रोसीडिंग बहस, तो कुछ भी लोग बोलते जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अगर कुछ भी बोलने पर रिस्ट्रिक्शन होता तो लोग बोलते ही नहीं। तो ये फ्रीडम है, ये फ्रीडम है। लेकिन क्या कह रहा है, कलेक्टिव फ्रीडम है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, नॉट कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ प्रिविलेज के बारे में पूछ रहा है। यहाँ ये फ्रीडम ऑफ डिबेट एंड प्रोसीडिंग जो है कलेक्टिव है। राइट टू रेगुलेट द इंटरनल मैटर ऑफ द पार्लियामेंट, आप रेगुलेट करना है इंटरनल मैटर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये तो कलेक्टिव होगा ना सर, ये तो कलेक्टिव होगा, इंडिविजुअल तो नहीं होगा। फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडेंस एज अ विटनेस। ठीक है, किसी लीगल बेसिस के पे हमको विटनेस नहीं करना है। ठीक है, मतलब मेरे को विटनेस नहीं बनना है। ठीक है, तो हम नहीं बनेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो ये मेरा पर्सनल है, प्रिविलेज है, इंडिविजुअल बेसिस प्रिविलेज है कि मेरे को नहीं अटेंड करना है एज अ विटनेस। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल प्रिविलेज है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन ये बात भी था यार। अच्छा ठीक है, वीडियो भी लंबा हो रहा है, क्या करूं। अभी भी 6 क्वेश्चन है, ख़त्म ही कर दो बस। ठीक है, थोड़ा सा ये ओवरव्यू ले लो। ठीक है, एकदम क्विक वाला। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ बिल है, ये टाइप्स ऑफ बिल के बारे में बात किया है। ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, फाइनेंस बिल 1 होता है, फाइनेंस बिल 2 होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, और एक तो ऑर्डिनेंस रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। ऑर्डिनरी बिल बात कर रहा है नॉन फाइनेंशियल चेंजेस के बारे में, मतलब इस ऑर्डिनरी बिल में फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होगा। मेंबर प्रेफरेंस कुछ भी नहीं। ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। हाउस प्रिपरेशन कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। जॉइंट सीटिंग होगा क्या, होगा। ठीक है, एसेंट यस, एसेंट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, रिटर्न भी कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, मनी बिल जो मनी से रिलेटेड होगा, वही टैक्सेस हो गया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, कॉन्स्टिट्यूंसी फंड ऑफ इंडिया हो गया, गवर्नमेंट फंडिंग हो गया, बोरिंग हो गया, ये सब। मेंबर नहीं। प्रायर रिकमेंडेशन यस, प्रेसिडेंट से प्रायर रिकमेंडेशन मनी बिल में चाहिए ही चाहिए। हाउस प्रेफरेंस यस बिल्कुल, लोकसभा में ही ये इंट्रोड्यूस होगा, हम सब जानते हैं। लोकसभा ग्रेटर देन राज्यसभा, मतलब लोकसभा का ज़्यादा वैल्यू है भाई, मनी बिल वहीं से बन कर आएगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेजोरिटी है, लोग चुने गए हैं, लोग जो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आएगा, और जो बजट का काम होता है प्रिंसिपली वहीं का। मेजोरिटी क्या चाहिए, सिंपल। जॉइंट सिटिंग नहीं, एप्लीकेबल नहीं है। एसेंट चाहिए यस नो, दोनों दे सकते हैं, रिटर्न नहीं कर सकते हैं मनी बिल में, या तो रोक लो या तो पास कर दो। फाइनेंशियल बिल 1, ऑर्डिनरी बिल को जोड़ दो और मनी, मोर मनी दैन ऑर्डिनरी। फाइनेंशियल बिल 1 मतलब कि ऑर्डिनरी से ज़्यादा मनी, मतलब कि ये ज़्यादा क्लोज होगा मनी बिल के, बस इतना जानो। मेंबर प्रेफरेंस कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है। प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, प्रेसिडेंट से चाहिए यस, इसको भी क्योंकि ज़्यादा कैसे क्लोज किसके है, मनी बिल का क्लोज है, तो यस प्रेफरेंस होगा। लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो, और लोकसभा राज्यसभा इक्वल है, फिर भी प्रेफरेंस लोकसभा में करो। आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो लोकसभा राज्यसभा कहीं भी, लेकिन प्रेफरेंस किसको देना है, लोकसभा को देना है। मेजोरिटी सिंपल। जॉइंट सीटिंग यस कर सकते हैं। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, दे भी सकता है, ऐसे नहीं भी दे सकता है, रिटर्न भी कर सकता है। फाइनेंशियल बिल 2, अभी इसमें ऑर्डिनरी की तरफ इसका क्लोजनेस ज़्यादा होगा, मनी का कम होगा। ऑर्डिनरी मनी, मोर ऑर्डिनरी दैन मनी। ठीक है, प्रेफरेंस नहीं, यस प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का। हाउस प्रेफरेंस कोई ज़रूरत नहीं है, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी कर सकते हो। सिंपल मेजोरिटी चाहिए। जॉइंट सीटिंग यस कर सकते हैं, प्रेसिडेंट चाहे तो ऐसे दे, नहीं दे रिटर्न कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 होगा, प्रेफरेंस कुछ नहीं। यहाँ पर ही प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए क्या, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में प्रायर रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अभी भी हम लोग पीछे भी देख सके। हाउस प्रेफरेंस कुछ है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी 2, स्पेशल मेजोरिटी 3, तीनों ही मेजोरिटी लगेगा अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, कि आप किस तरीके का चेंजेस कर रहे हो, क्या लेवल है। ठीक है, इस तरीके के चीज़ों का।
ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, हम लोग अभी ये दे सकते हैं। एसेंट यस ओनली फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ऑर्डिनेंस रिप्लेसमेंट, ऑर्डनरी, मनी बिल, फाइनेंस बिल 2, ठीक है। मेंबर प्रेफरेंस नॉट एप्लीकेबल। प्रायर रिकमेंडेशन डिपेंड करता है कि किस तरीके का बिल है। हाउस प्रेफरेंस डिपेंड करता है कि बिल किस तरीके का है। मेजोरिटी क्या लगेगा, सिंपल मेजोरिटी चाहिएगा ज्वाइंट सिटिंग में। यस ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है, चाहे तो गवर्नमेंट पास कर दे, चाहे प्रेसिडेंट चाहे तो पास कर दे, ना कर दे या तो फिर रिटर्न कर ले, ठीक है। अब देखो 51 का, अ बिल विच मेयरली इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर एंड डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर। एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ कर रहा है, ठीक है, तो वो किससे कर लोगे? इनिशिएटेड ओनली इन द लोकसभा, इनिशिएटेड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अभी तो बोला ना 2 है, कह रहा है कि ओनली अ बिल इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर एंड डज नॉट इंक्लूड एनी मैटर ऑन द आर्टिकल 1010, ठीक है। तो 1010 है तो फाइनेंशियल वाला मैटर, फाइनेंशियल वाला तो इनिशिएट कर दो। कोई भी पैरेलल में यहाँ बोला ना भाई, देखो ये वाला मैटर कर रहा है कि लोकसभा राज्यसभा कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तब भी इन केस द डिप्यूटी स्पीकर इज प्रिसाइडिंग द लोकसभा हैज़ द राइट टू, पूरी तरीके से पूरा राइट होगा, जितना जैसा राइट उसको क्या बोलते हैं स्पीकर का होगा जितना, उतना सब कुछ राइट उसके पास भी होगा। तो वोट इन द इवेंट ऑफ द इक्वालिटी ऑफ वोट्स, ठीक है। टेक पार्ट इन डेलिब्रेशंस, वोट ऑन प्रोपोजिशन ऑफ द बिफोर द हाउस एज अ मेंबर, वोट इन द इवेंट ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द वोट्स। इक्वालिटी मतलब कि इक्वालिटी कहने का मतलब कि इक्वालिटी जब हो गया है कि वोट अब आगे नहीं बढ़ रहा है, इक्वल टाई हो गया है ऐसा, तो उस टाइम जो है कि कर सकता है वोट, ठीक है। ओके, तो नो राइट टू प्रिसाइड अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द, क्या है भाई, ठीक है। ये ओके, who among the following is the final authority to decide any question relating to the disqualification of member of the house of the legislature, ठीक है। किसके पास है ये? मात्र एक ही इंसान के पास होगा सर, गवर्नर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा है और डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है तो गवर्नर को डिसाइड करने के लिए दो ना, ठीक है। आर्टिकल 192 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट गवर्नर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। तो गवर्नर का डिसीजन जो बेस्ट होगा वो किसके पर बेस्ड होगा? इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन पे, एडवाइस पे बेस्ड होगा और साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बेस पे होगा, ठीक है। वैसे ही डिसाइड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ, एक मिनट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्पीकर शैल हैव एक्सरसाइज कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है? कास्टिंग वोट होता है जब टाई हो जाता है, ठीक है। जब टाई हो जाता है दो बीच, मतलब टाई हो जाना मतलब कि इक्वालिटी वोट आ जाता है, तब जो है स्पीकर को क्या करना पड़ता है कि किसी भी वोट करना होता है ना उस सिचुएशन में, उसी को कहते हैं वोट। फर्स्ट इंस्टेंट में स्पीकर वोट नहीं करता है, ठीक है। वो जब टाई होता है तभी वोट करता है, तो उसी वोट को कहते हैं कास्टिंग वोट, ठीक है। और वो इक्वलिटी ऑफ वोट के केस में होता है, और ये बात कहा गया है आर्टिकल 100 में। आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहता है द स्पीकर ऑफ द और द चेयरमैन और द पर्सन एक्टिंग एज सच शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट बट शैल बी एक्सरसाइज इन अ कास्टिंग वोट, ठीक है। जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स आ जाता है तब, क्यों? ताकि जो टाई हुआ है उसे ब्रेक कर सके, और उसे स्पीकर के वोट को हम लोग कास्टिंग वोट कहते हैं, ठीक है। तो इसको फर्स्ट इंस्टेंट पे नहीं कहते हैं। 55 क्वेश्चन, हु कैन द लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। भाई जो कोई सब्जेक्ट कोई लिस्ट में नहीं इंक्लूडेड है उस पर कौन लॉ बना सकता है? तो पार्लियामेंट बनाएगा, जिसे हम रेसिडरी कह रहे हैं, है ना, रेसिडरी पावर ऑफ द पार्लियामेंट कह रहे हैं भाई। द यूनियन टेरिटरी गेट रिप्रेजेंटेशन इन, यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आता है? लोकसभा दोनों जानते हैं भाई कि भाई कहाँ से आता है। दो यूनियन टेरिटरी गेट रिप्रेजेंटेशन इन कहाँ कहाँ? दोनों जगह मिलेगा, लोकसभा में मिलेगा, राज्यसभा में मिलेगा, ये बात कॉमन, ठीक है। ओके, तो सी भाई 56 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज कुछ ज़्यादा ही चला गया वीडियो का लेंथ, ओके ठीक है, थैंक यू।